ठीक है, तो हम ये बात कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 20 है। उसके अंदर हम कहते हैं ऑर्थोडोनिक, जो ऑर्थोड्रोमिक कंडक्शन होती है, उसमें मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देके बता रही थी कि अगर आपके पास एक नर्व है और वहां पे एक सेगमेंट पे चैनल्स ओपन हुए हैं, और ओपन होने के बाद इनरश इनफ्लक्स हुआ आइंस का, और उसने एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करके प्रोपोगेट कर दिया है। अब उसको दोबारा वापस आने के लिए ना इन चैनल्स को रीएक्टिवेट होना पड़ेगा, और वो तब तक रीएक्टिवेट नहीं होंगे जब तक वो पहले क्लोज नहीं हो जाते। पहले वो क्लोज होंगे, देन वो एक्टिवेट होंगे, एंड देन प्रोपोगेट करेगा उसके अंदर जो है वो एक्शन पोटेंशियल। इसीलिए इतने टाइम तक ना जो आपका एक्शन पोटेंशियल होता है वो काफी आगे निकल गया होता है। इसी वजह से जो आपका एक्शन पोटेंशियल है जो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, वो दोबारा जो है वो बैकवर्ड मूव नहीं करता। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज ऑर्थोड्रोमिक कंडक्शन। अच्छी बच्चे, जिसका ये कैमरा ऑन है वो प्लीज ऑफ कर लें उसे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 21। 21 में विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज अ रोल इन प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी। अब बॉडी की प्रोटेक्शन के मैकेनिज्म हमें पता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, सेकंड होता है सबसे पहले अगर आपको कोई भी फॉरेन पार्टिकल वो अटैक करे ना आपकी बॉडी के ऊपर, तो सबसे पहले आपकी स्किन आपको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, अगर हम बात मैम करें कि 20 हमारे वाले मैम 20 का 20 अल्फांस। वाले का 20 की मैं बाकी ऑप्शन भी बता दूं। ऑल और नॉन का फिनोमेना होता है कि या तो सारे नर्व के जो पार्ट है, ये सारी नर्व है ना, वो एक साथ एक्साइट होगी वरना नहीं होगी। जैसे कार्डिक मसल है, या तो सारे के सारे कार्डिक मसल इकट्ठे एक्साइट होंगे वरना नहीं होंगे। ठीक है, इट्स आइदर ऑल या नन, या तो सारे एक्साइट हो रहे हैं या नहीं हो रहा। फिर है द टिश्यू इज एक्साइटेबल। एक्साइटेबल है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा। एक्साइटेबल होने का मतलब ये भी तो हो सकता है कि वो बैकवर्ड भी रज कर सकता है, फॉरवर्ड भी कर सकता है। तो इसका जो रीजन है वो ये नहीं। ठीक है, और थर्ड में एब्सोल्युटली रिफ्रैक्टिव पीरियड का मतलब क्या होता है कि ऐसा पीरियड चल रहा होता है जिसमें एक्साइटमेंट तो हो गई है, अब आप दोबारा स्टिमुलस देंगे तो उसको दोबारा री एक्साइट नहीं कर सकता एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उसका रिफ्रैक्टिव पीरियड 0 है, जो कि ये स्टेटमेंट ही गलत है। उस क्वेश्चन से रिलेट करे या ना करे, ये स्टेटमेंट ही गलत है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है इसका। ठीक है, नर्व की जो एक प्रॉपर्टी है कि उसका रिफ्रैक्टिव पीरियड होता ही होता है। रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है? एक ऐसा टाइम पीरियड जिसके अंदर एक ऑलरेडी एक्साइटेड पार्ट को आप री एक्साइट कर दो, ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक है, ये उसका रिफ्रैक्टिव पीरियड है, उसके अंदर दोबारा आप उसको री एक्साइट नहीं कर पाओगे। इसीलिए इसको कहते हैं कि एक ऐसा पीरियड है जहां पर एक एक्साइटेड चीज को आप दोबारा री एक्साइट नहीं कर सकते जब तक वो नॉर्मल अपनी रेस्टिंग स्टेट में नहीं चली जाए। ठीक है, ये एब्सोल्यूट होता है। और एक रिलेटिव होता है, उसमें कंपैरेटिवली अगर हम स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस प्रोवाइड कर दें ना तो उसको रीएक्साइट किया जा सकता है। लेकिन एब्सोल्यूट का मतलब है कि भाई यहाँ पर हमने स्टैंप लगा दी है, अब एक दफा एक्साइट हो गया, जब तक वो रेस्टिंग भी नहीं आएगा दोबारा आप उसको रीएक्साइट नहीं कर सकते, तो वो जीरो नहीं है इसका। इसीलिए इसका आंसर जो है वो ऑर्थोड्रोमिक है, जिसका मैंने आपको बताया, जिसका मतलब होता है एक ही डायरेक्शन के अंदर नर्व सिग्नल का प्रोपोगेट करना, मूव करना। 21 में मैं आपको बता रही थी कि हमारे पास प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स होते हैं बॉडी के। किसी भी फॉरेन पार्टिकल ने अटैक किया, सबसे पहले आपकी स्किन ने आपको प्रोटेक्ट किया। ठीक है, लेट से कि वो जो फॉरेन पार्टिकल था वो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर चला गया। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ना म्यूकस भी होते हैं और साथ ही साथ सीलिया भी होते हैं। ये दोनों क्या करते हैं? म्यूकस क्या करेगा, फॉरेन पार्टिकल को अपने साथ चिपक मतलब उसके साथ चिपक जाएगा। वो जो फॉरेन पार्टिकल है वो इस चीज के साथ, म्यूकस के साथ चिपक जाएगा। सीलिया क्या करेगा? ऊपर की तरफ बीट करेगा, अप बीट करेगा, और जो फॉरेन पार्टिकल है उसको बाहर निकाल देगा आपकी बॉडी से। मैक्रोफेजेस, अभी हमने ऊपर पढ़ा मैक्रोफेजेस के बारे में कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल है वो आपकी बॉडी के अंदर उसने एंट्री कर ली है, और एंट्री करने के बाद क्या करेगा? वो उसको इनगल्फ करेगा, फेगोसाइटोसिस कर देगा, उसकी और डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये जो तीनों मैकेनिज्म्स हैं ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 22 है, तो 21 का करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। देन 22 इज विच मॉडल इज करेक्ट फॉर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के हमने काफी सारे मॉडल्स देखे हुए हैं कि पहले क्या था कि यूनिट मेम्ब्रेन था, जिसमें ऐसे था कि लिपिड सैंडविच जो भी होती है, ऊपर प्रोटीन होते हैं, यानी एक सैंडविच से जो आपको सेंट्रल पार्ट है वो आपको लिपिड, पहले जो मॉडल था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जिसे कहते हैं, कि लिपिड की दरमियान की लेयर्स होती हैं और प्रोटीन है उसको ऊपर और नीचे से कवर किया होता है, बिल्कुल इस सैंडविच किया होता है उसको। ठीक है, तो ये पुराना मॉडल था, दैट वाज इनकरेक्ट। जो आपका लेटेस्ट मॉडल है दैट्स फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जिसके अंदर क्या होता है कि ये ऐसे लिपिड की बायलेयर है और ये यहाँ पे प्रोटीन जो है वो एम्बेडेड है, जिसके साथ साथ
ग्लूकोज अटैच होता है एक साथ, ग्लाइकोप्रोटीन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होते हैं ना उसके साथ, लिपिड के साथ या प्रोटीन के साथ, तो वो ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड्स बना देते हैं। फिर कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं और इन साइड पे उसके फिलामेंट्स अटैच होते हैं, तो आपको साइटोस्केलेटन के फिलामेंट्स होते हैं। तो दिस इज द लेटेस्ट मॉडल और दिस इज द करेक्ट वन। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो पूछ रहा है कि मेम्ब्रेन का करेक्ट मॉडल कौन सा है, तो लिपिड बायलेयर, यूनिट सेल मेम्ब्रेन या फ्लूइड मोजाइक। अब लिपिड बायलेयर तो है लेकिन ये मॉडल तो नहीं है ना, लिपिड बायलेयर तो इस मॉडल का एक पार्ट है, ठीक है। दैट वाज जस्ट फॉर कंफ्यूजिंग यू पीपल, कि वहां पर आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए, इसको अल्फा ना कर दो, आपने बाकी ऑप्शन भी पढ़ने होते हैं। तो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। जो करेक्ट मॉडल है दैट इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। क्वेश्चन नंबर 23 है, लाइसोसोम फॉर्मेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू। अब लाइसोसोम कैसे बनता है, कि कुछ आपकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, अगर यहाँ पे ना एक डायग्राम भी है, यहाँ पर, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ सिक्रीशंस बनते हैं, वो गोल्जी बॉडीज तक जाते हैं। यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिक्रीशंस बने, कुछ पार्टिकल्स बने, प्रोटीन पार्टिकल्स बने, वो गोल्जी अपरेटस के पास गए। गोल्जी अपरेटस का एक आउटर फेस होता है, एक इनर फेस होता है, मेचुरेशन फेस होता है। वहां से वो बल्ज ऑफ करेंगे, और जो बल्ज ऑफ करेंगे गोल्जी अपरेटस से, जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर, उनको हम बोलते हैं लाइसोसोम्स। ठीक है, लाइसोसोम्स पे उसको वही फॉरेन पार्टिकल अगर आ रहा है तो उसको फेगोसाइटोसिस करके उसको एक्सोसाइटोसिस करवा रहे हैं उसकी। ठीक है, तो हमारे पास अगर मैं कहूँ ना मेजर रोल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने अपना काम कर दिया, ठीक है। अब इसका काम करने के बाद डायरेक्ट लाइसोसोम की फॉर्मेशन होती है गोल्जी अपरेटस से, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने अपना भी काम कर लिया, गोल्जी अपरेटस का अपना और भी काम होता है, उसने सिक्रीशंस के अंदर काम करना होता है। लेकिन लाइसोसोम की फॉर्मेशन भी डायरेक्टली गोल्जी अपरेटस से रिलेटेड होती है। तो आपका जो क्वेश्चन था कि लाइसोसोम की फॉर्मेशन डायरेक्टली इट इज रिलेटेड टू, तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज गोल्जी अपरेटस। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन एनर्जी से रिलेटेड होता है, सेल मेम्ब्रेन आपका डिफ्यूजन से रिलेटेड होता है, आपका बैलेंस करना होता है, उसने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी होती है, एक डेफिनेट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे पास दो टाइप्स आती हैं, स्मूथ है या रफ है, वो डिपेंड करता है। अब स्मूथ वाला जो है वो लिपिड की वो जो क्या कहते हैं इमल्सिफिकेशन है या डिटॉक्सिफिकेशन है, उससे रिलेटेड काम होते हैं स्मूथ के। रफ वाले के काम, क्योंकि उसके साथ राइबोसोम्स अटैच होता है, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस में काम कर रहा होता है। लेकिन उन प्रोटीन सिंथेसिस के बाद वो जो पार्टिकल्स गोल्जी अपरेटस तक आते हैं, गोल्जी अपरेटस उसकी फाइनल पैकिंग करता है और फिर उसको लाइसोसोम बनाता है। तो लाइसोसोम की डायरेक्टली रिलेट करती है गोल्जी अपरेटस से। तो करेक्ट ऑप्शन डेल्टा। देन 24 में पूछ रहा है द मूवमेंट ऑफ सेल बाय सूडोपोड्स। सूडोपोड क्या होता है, पोड का अगर हम देखें ना, बायो मतलब क्या होता है कि पैर, ठीक है, और सूडो का मतलब होता है फॉल्स। अब एक डेफिनेट फुट का स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन फिर भी लग रहा है कि शायद इस स्ट्रक्चर के पाँव हैं, तो उसको हम बोलते हैं ये सूडोपोड है, कि फॉल्स फुट है। ठीक है, उसमें होता है क्या, बेसिकली सूडोपोड्स के अंदर इस तरह की मूवमेंट हो रही होती है, कि एक यू स्ट्रक्चर था, उसमें से कुछ आगे मूव किया, आगे मूव किया, और ऐसे लग रहा है कि उसके पाँव हैं इस साइड पर, वो उस तरह से मूव कर रहा है, तो उसको हम सूडोपोड कहते हैं। ठीक है, अब सूडोपोड किस चीज के अंदर होता है, इस मूवमेंट को हम कहते हैं एमीबॉयड। सीलेरी की वजह से जो मूवमेंट होती है वो सीलिया से रिलेटेड होती है, ऑफ कोर्स, तो हम उसको सीलेरी मूवमेंट कहते हैं। जो सूडोपोड्स की वजह से होती है दैट इज एमीबॉयड मूवमेंट। ठीक है, सूडो सीलिया अगर आपको याद हो तो एक छोटे फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास, दो स्ट्रक्चर्स, एक फ्लैजेला होता है, फ्लैजेलम थोड़ा लंबा होता है, थोड़ा नहीं बहुत लंबा होता है, और जो सीलिया होता है ना उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा सा होता है। लेकिन जिस स्ट्रक्चर के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होता है ना वो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि वो छोटे से होते हैं, तो वो ऐसे जैसे बालों की तरह होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो वो उसकी हेल्प से कुछ जो आपके ऑर्गेनिज्म है वो मूव भी करते हैं। लेकिन आपकी बॉडी के अंदर अगर देखें तो सर्टेन ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर सीलिया होता है, जैसे अगर आप अपने नोज के अंदर देखो और फिर आप इसी ट्रैक को फॉलो करते जाओ रेस्पिरेटरी, तो उसके अंदर आपको सीलिया जो है वो फाइंड करते हो आप। ठीक है, अगर मेरे पास सीलिया वाली भी ये सीलिया, जैसे इसके ऊपर आपको छोटे 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 फाइन से हेयर्स नजर आ रहे हैं ना, दीज आर कॉल्ड सीलिया। और अगर इसमें से इसका साइड पर वो जो फ्लैजिला होता है वो लंबा सारा धागा सा ऐसे होता है, लेकिन वो सिंगल ही होता है, उसमें एक जैसे आप देखते हो ना जिससे आप घोड़े को चलाते हो, जो आप वेप्लाश करते हो, तो उस धागे उस जो रस्सी होती है ना उसकी तरह वो फ्लैजिला होता है, लेकिन वो बहुत लंबा सा होता है। आपके पास जो सीलिया है वो बहुत छोटे छोटे फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये सीले की वजह से मूवमेंट्स होती हैं, और लेकिन जो सूडोपोड्स वाली होती है ना दैट इज बिकॉज दैट इज कॉल्ड योर एमीबॉयड मूवमेंट। तो इसके अंदर जो सूडोपोड वाली है दैट इज योर एमीबॉयड। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 25, द मूवमेंट ऑफ वाटर। अच्छा, ये इतना इजी क्वेश्चन है ना कि ये अगर आपको अभी आपने नहीं भी पढ़ा होगा तब भी आपको एफएससी वाला याद होगा और आपको समझ आ जाएगी कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। कि मूवमेंट है पानी की हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और
बीच में क्या आ रही है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि कुछ स्ट्रक्चर्स को, कुछ मॉलिक्यूल्स को, कुछ पार्टिकल्स को अलाउ कर रही है कि वो भाई आप इस मेम्ब्रेन से क्रॉस कर जाएं, और कुछ को वो नहीं अलाउ कर रही, सेमी परमिएबल है। ठीक है, तो इसका आंसर कोई मुझे बताए, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या है? ऑस्मोसिस। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। ऑस्मोसिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी ये तीनों हमने ऊपर भी डिस्कस किए हैं। सिंपल का मतलब, डिफ्यूजन का मतलब क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का क्या है कि वो किसी ना किसी प्रोटीन को यूज करके, किसी कैरियर प्रोटीन्स को यूज करके मूव करें आइंस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि कैरियर प्रोटीन्स ही हैं लेकिन उसके साथ साथ एनर्जी भी यूज हो रही है, एनर्जी के एक्सपेंडिचर पे मूवमेंट हो रही है, तो दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 26। A cell has many lysosomes in it. The major function of this cell is। अब एक सेल के अंदर लाइसोसोम बहुत सारे हैं, उसका फंक्शन क्या होगा? हमने 3 दफा पढ़ लिया कि लाइसोसोम का फंक्शन क्या है, उसने फेगोसाइटोसिस करानी है, फॉरेन पार्टिकल आएगा, उसने उसको खा जाना है, उसने उसको खत्म कर देना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बीटा, कि उसने उसकी फेगोसाइटोसिस करनी होती है। सेल सिक्रीशन किसका काम होता है? गोल्जी सबसे ऑपरेटिस ऑर्डिनरी। का। जी एक्सेलेंट, अभी हमने वही डिस्कस किया कि गोल्जी ऑपरेटिस का काम होता है। एटीपी सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, डीएनए रेप्लिकेशन वो तो न्यूक्लियस के काम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रोटीन सिंथेसिस इज रिलेटेड टू। अब प्रोटीन सिंथेसिस, इसका पहले कोई बच्चा मुझे करेक्ट आंसर बताए। आरएनए एंड राइबोसोम। और सब बच्चों ने यही डीएनए, आंसर लगाया है। आरएनए, राइबोसोम्स। जी, द करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। अब मैं आपको समझाती हूँ इसमें क्या होता है। प्रोटीन सिंथेसिस ना एक ऐसा फिनोमिना है कि पहले डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए राइबोसोम्स के पास जाएगा, देन राइबोसोम से प्रोटीन बनेगा। तो जब मैं कह रही हूँ कि प्रोटीन सिंथेसिस का पूरा फिनोमेना है ना, तो वहां पर डीएनए से बात शुरू हो रही होती है, क्योंकि आरएनए खुद ब खुद तो नहीं बनेगा, आरएनए को बनाने के लिए हमें डीएनए चाहिए, डीएनए का सीक्वेंस कॉपी होगा, वहां से आरएनए बनेगा, आरएनए राइबोसोम्स के पास जाएगा, वो डिकोड करेगा, एंड देन राइबोसोम से प्रोटीन बनेगा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। मुझे लग ही रहा था कि ये इसमें ना प्रोटीन सिंथेसिस से या तो कोई राइबोसोम कर देगा या आरएनए राइबोसोम्स कर देगा, लेकिन करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा, क्योंकि आरएनए भी तो कहीं से बन के आ रहा है ना, तो वो डीएनए से सिंथेसिस होके आ रही होती है उसकी। देन क्वेश्चन नंबर 28 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शो माइटोसिस। माइटोसिस कौन से सेल्स के अंदर हो रही होती है? सोमेटिक सेल्स के अंदर माइटोसिस हो रही है। तो माइटोसिस होती क्या है? एक ऐसी टाइप ऑफ सेल डिवीजन कि एक डॉटर सेल्स, एक फादर से क्या, एक हमारे पास मदर सेल्स होता है, उससे डिवीजन होगी, देन डॉटर सेल्स बनेंगे। ठीक है, अब डॉटर सेल्स जो हमारे पास बनेंगे उसके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर होता है दैट इज एग्जैक्टली द कॉपी। ठीक है, उसके अंदर पेरेंट सेल जो है ना उसकी कॉपी होती है, कोई नंबर डिप्लीशन नहीं हो रही है, कोई जो है जैसे मियोसिस के अंदर हम देखते हैं तो हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रह जाते हैं, राइट। तो सोमैटिक सेल जो होते हैं ना उसके अंदर माइटोसिस का फिनोमेना हो रहा होता है, जो जर्म सेल्स होते हैं उसके अंदर मियोसिस का फिनोमेना हो रहा होता है, और जो एमीबा है वो हमने पढ़ा कि उसकी डुप्लीकेशन वाला जो उसकी डिवीजन वाला है उसका फिनोमेना ही अलग है, तो वो तो हमारे माइटोसिस से रिलेटेड है ही। ठीक है, माइटोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है जहाँ पे पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स बनेंगी, लेकिन डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम नंबर कम नहीं होगा, वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट सेल को ही शो कर रहा होगा। लेकिन जर्म सेल्स में आते हैं जो आपके स्पर्म सेल्स होते हैं या जो आपके एग सेल्स होते हैं ना, और सोमैटिक में आते हैं जो आपकी पूरी बॉडी के बाकी नॉर्मल सेल हैं, स्किन के सेल्स हैं आपकी, लेट्स से कि आपके जीआई की जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसके सेल्स हैं, ये सारे आपके सोमैटिक सेल्स आ रहे होते हैं। लेकिन जो जर्म सेल्स है ना उसके अंदर आपके सिर्फ वो एग्स वाले और जो स्पर्म सेल्स आते हैं वो वाले सेल्स हैं, तो उसके अंदर तो मियोसिस का फिनोमेना है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए हमें मियोसिस चाहिए वहां पर। तो द करेक्ट ऑप्शन इज सोमैटिक सेल्स। Then question number 29, vicious cycle, easiest question of the entire test, कि हमारे पास vicious cycle को हम और क्या कहते हैं? पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव की एग्जाम्पल भी हमने देखी, केमिकल फीडबैक। वैसे तो कोई जनरल चीज यहाँ एक्सप्लेन नहीं की जाती, जो फीडबैक होता है वो यहाँ पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है। केमिकल फीडबैक कैसे है? इसके नेम से भी आपने कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, हमारे पास फीडबैक दो ही टाइप के होते हैं, या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग जो है वो इस क्वेश्चन से तो बहुत ही हटके है, लेकिन ऐसी टेक्निक जहाँ पर हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करें अपने बेनिफिट के लिए, हम उसको बायोकेमिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक है, बायोजेनेटिक। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है, अच्छा इसका आंसर वाज अल्फा। जो क्वेश्चन नंबर लास्ट है 30 है, अ सेल विद अ लॉट ऑफ गोल्गी apparatus हैज अ फंक्शन ऑफ, क्लास क्या फंक्शन है इसका? सिक्रीशन। जी सिक्रीशन। तो ये आपका टेस्ट है, एंड होप कि सब बच्चों का अच्छा हुआ होगा, क्योंकि बहुत ही इजी टेस्ट था। अगर किसी ने कुछ पूछना तो वो मुझसे पूछ सकता है। इस टाइम पे हमारा टेस्ट कंप्लीट हो गया।
मेरा मैम ख्याल है फिर फैसिलिटेटेड नहीं। डिफ्यूजन एनर्जी को यूज करती है। नहीं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ना सिर्फ और सिर्फ कैरियर प्रोटीन को यूज करती है, उसके अंदर कोई एनर्जी यूज नहीं हो रही होती। क्या होगा कि कोई भी जिस पार्टिकल ने अंदर मूव करना है ना, जिस आयन ने अंदर मूव करना है, वो उसके प्रोटीन के साथ अटैच हो जाएगा, कैरियर प्रोटीन के साथ कॉन्फर्मेशन चेंजेस आएंगी और वो इनसाइड मूव करता जाएगा। लेकिन एनर्जी यूज नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन यूज हो रही होगी, एनर्जी यूज नहीं होती उसके अंदर। एनर्जी अगर होती तो हम उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कह देते। फैसिलिटेटेड जो होती है वो एक्टिव नहीं होती, ओके वो मैम। पैसिव ही होती है। ठीक है। और किसी ने कुछ पूछना है? चलिए, अगर कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो आप ग्रुप पे पूछ लेना, अभी हम मीटिंग एंड कर देते हैं।